दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय, डेरवेंट विटलेसी महोदय का एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन, कृषि का जो उन्होंने वर्गीकरण किया है, विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश बताए हैं, एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये विटलेसी महोदय का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसको ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और यहाँ से अक्सर नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। पहले काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अभी आप रिसेंटली कुछ पेपर्स देखेंगे तो काफ़ी डीपली क्वेश्चंस भी यहाँ से आए हुए हैं। तो सिर्फ इतना जान लेना कि कब क्लासिफिकेशन किया गया और कितने क्लासेस में बांटा गया, इतना ही जान लेना सफिशिएंट नहीं है। हमको अलग अलग जो रीजन्स हैं उनके बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, और क्या आधार थे इस वर्गीकरण के, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज हम लोग डेरवेंट विटलेसी के इस टॉपिक को शुरू करेंगे। इसका पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको एक पार्ट में करना पर्याप्त नहीं है। इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया कि इसको मैं 3 पार्ट में पढ़ाऊँगा आप लोगों को। फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहला काम तो आप करिए कि जो सामने आपके पेज है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पेज आपकी बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारे लंबे चौड़े मैटर से ज़्यादा चीज़ें इस पेज में दी गई हैं। इस पेज में आपको बेस बताया गया है। इस पेज में आपको 13 वर्गीकरण, जो 13 प्रदेश हैं उनका नाम लिखा गया है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ इस पेज पे है मेन हेडलाइंस। किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़िए तो एक साइड में या एक डायरी ही बना लीजिए हेडलाइंस की। उसमें हर टॉपिक की आप एक हेडलाइंस नोट करिए और उसी हेडलाइन को यूज़ करके आप उसके नोट्स प्रिपेयर करिए। क्योंकि बुक्स में या आप नेट पे सर्च करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इतनी मिल जाती हैं कि उसको व्यवस्थित करना मुश्किल हो जाता है। उसको व्यवस्थित करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि पहले तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको हेडलाइंस में तोड़ दीजिए। इससे एक व्यवस्थित तरीके से वो टॉपिक आपका नोट्स के फॉर्म में हो जाएगा। तो नोट्स बनाने का बेसिकली ये बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है। मैं पर्सनली इसी को प्रेफर करता हूँ कि किसी भी टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ने के बाद या उसको पूरा पढ़ लिए उसके बाद उसका एक हेडलाइंस का एक उसमें एक सीक्वेंस बना लेते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद की चीज़ें होंगी। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे डेरवेंट विटलेसी महोदय ने अपना क्लासिफिकेशन किया। तो जो पहली हेडिंग हमारी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या जानेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें यह जानना ज़रूरी है कि 1936, ये सन बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये सन कई बार आ चुका है। 1936 में डेरवेंट विटलेसी महोदय ने यह क्लासिफिकेशन किया। यह अमेरिका के जियोग्राफर थे, अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। और इन्होंने इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पेपर था, इनका एक इम्पॉर्टेंट ऐसे था कह सकते हैं, मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑन द अर्थ। इसमें इन्होंने ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये सारी बातें इन्होंने यहीं पे बताई। तो 1936 में अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑन द अर्थ में इन्होंने विश्व के 13 कृषि प्रदेशों के बारे में बताया है। और इस प्रादेशिकरण के पीछे इन्होंने 5 आधारों को महत्व दिया है। ये 5 आधार कौन कौन से हैं। अब देखिए, इंट्रोडक्शन में मैंने कोई आपको कठिन बात नहीं बताई। इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल अपने शब्दों में लिखना है। इंट्रोडक्शन को अगर आपको अच्छे से लिखना हो तो थोड़ा आप कृषि के बारे में बता सकते हैं, कृषि क्या होती है उसको थोड़ा सा बता दीजिए। उसके बाद आप यह बता दीजिए कि 1936 में एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता विटलेसी ने, या डेरवेंट विटलेसी पूरा नाम लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, इन्होंने 5 आधारों का प्रयोग करते हुए विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा। और उनका यह जो पूरा का पूरा कार्य था यह उन्होंने कहाँ पे किया, उनके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑन द अर्थ में ये सभी कार्य उनके हैं। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया, एक अच्छा इंट्रोडक्शन। यहाँ से आपकी 2 चीज़ें तैयार हुई। एक तो
दो नहीं, यहाँ से आपकी 3 चीज़ें तैयार हुई। एक तो 1936 का क्लासिफिकेशन, दूसरा 13 प्रदेश, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पूछी जा चुकी हैं कि विटलसी ने कब क्लासिफिकेशन किया और कितने क्लासेस में बांटा, ये चीज़, और कितने आधार थे, तो वो भी आपके तैयार हो गए, 5 आधार थे। अब एक फर्स्ट हेडिंग का काम हम लोगों का हो गया। देखिए 5 ही मिनट में हम लोगों ने कितनी चीज़ें जान ली। अब दूसरा जो नंबर आता है, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इस वर्गीकरण का क्या आधार माना विटलसी महोदय ने, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नेट पे बहुत आप लोगों ने सर्च किया होगा, जल्दी हम नहीं मिल पाता है। और हम लोग क्या करते हैं कि विटलसी ने कब क्लासिफिकेशन किया है, कितने क्लासेस में बांटा, इसी को पढ़ के एग्ज़ाम में चले जाते हैं। लेकिन अब रिटन एग्ज़ाम्स में और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, और हम लोग इस नेट JRF के एग्ज़ाम में भी बेसिस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बेसिस को भी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट जो बेस है हमारा वो है फसल तथा पशुपालन का संयोजन। बीच बीच में मैं आपको इम्पोर्टेंट जो फिगर्स भी दिखाता रहूँगा, इम्पोर्टेंट पिक्चर्स भी दिखाता रहूँगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। फसल तथा पशुपालन का संयोजन, फसल और पशुपालन का संयोजन किस तरीके से अपनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, अगर आप ये पूरा का पूरा बेस अगर अच्छे से समझ लेंगे, तो जब आप वर्गीकरण पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ये लगेगा कि वास्तव में इस वर्गीकरण में इन्हीं आधारों का प्रयोग किया गया है। जैसे फर्स्ट हेडिंग में कोई कठिन चीज़ नहीं है। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं, आपको ये पता होगा, कि जहाँ पे फसल को बोना प्राइमरी होता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़े बहुत पशुपालन भी कर लिया जाता है। मतलब वहाँ पे पशुपालन सेकेंडरी होता है और फसल को बोना प्राइमरी वर्क होता है। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर पशुपालन प्राइमरी होता है, लेकिन फसल को सेकेंडरी तौर पे बो दिया जाता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि मेन काम लोगों का होता है कि हम पशुपालन ही करेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो थोड़ी बहुत फसल को भी बो देते हैं, जिससे काफ़ी उनको एक मतलब पशुओं को खिलाने के लिए चारा इत्यादि मिल जाता है। अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे खेती बहुत नहीं हो सकती है, अच्छी वैसी कंडीशन नहीं है, लेकिन पशुपालन के लिए कंडीशन ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पशुपालन तो मेन होगा, लेकिन फसल को बोना उतना मेन वर्क नहीं होगा, वो सेकेंडरी होगा। वहीं दूसरी ओर कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ फसल को खूब बोया जा रहा है, पशुपालन साइड में थोड़ा सा कर लिया जा रहा है, वो ऐसे एरिया होंगे जो फसल को बोने के लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। और जो हमारे विकासशील देश हैं, ऐसे देशों में क्या होता है, ऐसे देशों में दोनों काम होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे किसान उतने पैसे वाले नहीं होते, उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि फसल को भी बोते हैं और साथ ही साथ पशुपालन भी करते हैं, जिससे दोनों से इनको थोड़ी बहुत इनकम मिल जाती है। तो इससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चल रही हैं। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो जब आप प्रदेशों को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एक आइडिया लगेगा कि जो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, फसल और पशुपालन दोनों काम हो रहा है, छोटे लेवल पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत बड़े फसल के लिए खेत है और बहुत ज़्यादा पशु हैं, ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत पशु हैं, थोड़ी सी खेती है, उसी से उनका जीवन निर्वाह हो रहा है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे पशुपालन काफ़ी अच्छे से हो रहा है, US के एरियाज़ जहाँ पे डेयरी फार्मिंग काफ़ी फेमस है, लेकिन थोड़ी बहुत फसल को भी बो दिया जाता है। और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे फर्टाइल लैंड है, अच्छी खासी कंडीशंस हैं खेती के लिए, वहाँ पे खेती का वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार हमको ये कई तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। कहीं पर फसल इम्पॉर्टेंट है, कहीं पर पशुपालन इम्पॉर्टेंट है, कहीं दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें आप अगर खुद अपने दैनिक जीवन में देखेंगे, अपने आसपास के एरियाज़ में देखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे छोटे किसान होते हैं, उनकी इनकम इतनी नहीं होती है, इतना प्रोडक्शन वो नहीं कर पाते कि सिर्फ खेती के दम पर ही वो अपना जीवन यापन कर सकें, तो थोड़ी बहुत वो पशु को भी वो पाल लेते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग का पहला आधार। इस आधार का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया विटलसी महोदय ने, और जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारे आधार आपको समझ में और अच्छे से आएंगे। कृषि की उत्पादन विधि सेकंड आधार। दूसरा बहुत ही सिंपल, कृषि की उत्पादन विधि जो हमारे विकासशील देश होते हैं वहाँ पे उत्पादन विधि थोड़ी दूसरे टाइप की होती है,
क्योंकि उनके पास वैसी इक्विपमेंट्स नहीं है, वैसे टूल्स नहीं है, वैसी मशीन्स नहीं है। मशीनरी तो और टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो वो थोड़े पीछे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ से। और इसका साफ उदाहरण है जैसे हमारा इंडिया में जो एग्रीकल्चर हो रहा है और जो यूएस में एग्रीकल्चर हो रहा है। वहाँ पे आप देखिए यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड में डेयरी फार्मिंग काफ़ी होती है। तो जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मैन पावर कम है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे हैं कि वो कम मैन पावर होने के बावजूद काफ़ी अच्छी लेवल पे हैं कृषि के क्षेत्र में। और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पे काम नहीं होता, वहाँ भी काफ़ी प्रोडक्शन होता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी के मामले में उनसे अभी पीछे हैं और इसीलिए वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ये बात भी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ आगे हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे थोड़े पुराने ज़माने की चीज़ें यूज़ हो रही हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में अच्छे अच्छे मशीनरी हैं, टूल्स हैं, और वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो भी हाईली, हम एजुकेटेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इतना है कि काफ़ी अवेयर हैं टेक्नोलॉजी से, उनको काफ़ी टेक्नोलॉजी का भी उनको अच्छा नॉलेज है। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ चीज़ें हो नहीं सकती, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो एक तो एजुकेटेड नहीं है, और एजुकेटेड ना होना उतना बड़ा रीज़न नहीं है, बल्कि रीज़न ये है कि वो नई चीज़ों को अडॉप्ट करने से डरते हैं। ये चीज़ एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। थोड़ा सा ग्रामीण टाइप का परिवेश हमारे देश में है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं है। तो इस प्रकार आप सिंपल सा देख सकते हैं कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ में उत्पादन की विधि में हमें डिफरेंस सीधा सीधा देखने को मिलता है। और क्यों डिफरेंस देखने को मिलता है? क्योंकि दोनों ही एरियाज़ में टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है। जैसे जो हमारे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया हैं, ये उतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी में बहुत आगे नहीं है। हालांकि ईस्ट एशिया में चाइना भी आता है, चाइना एक एक्सेप्शन है, लेकिन जो हम लोग के जैसे हम लोग का यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये एरियाज़ काफ़ी डेवलप्ड हैं और ये इनकी जो उत्पादन की विधि है वो डेवलपिंग कंट्रीज से काफ़ी आगे है। तो ये पॉइंट भी बहुत ही सिंपल सा था। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, कृषि भूमि में श्रम, पूंजी आदि के विनियोग की मात्रा। ये पॉइंट अगर आपका दूसरा वाला पॉइंट क्लियर है तो ये पॉइंट भी आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। जो देश ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जहाँ के फार्मर्स ज़्यादा पैसे वाले हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि पूंजी ज़्यादा लगाई जा रही है, वहाँ पे वो ज़्यादा पूंजी लगा रहे हैं। लेकिन श्रम में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो हमारे ऐसे देश हैं, श्रम को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि जिन देशों में जनसंख्या कम है और लैंड अधिक है, जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे जो हमारे एरियाज़ हैं, जो भी डेवलप्ड एरियाज़ हैं इस टाइप के, ये इन एरियाज़ में क्या है, मानव श्रम कम है, ये लोग टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। वहीं जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इन एरियाज़ में क्या है, इन एरियाज़ में मानव श्रम अधिक है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन अधिक है। तो जो हमारे मेनली हम मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादातर केसेस में ये हम देखते हैं कि मानव श्रम अधिक है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ी कम है और वो लोग पूंजी उतनी नहीं लगा पाते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं वो लोग पूंजी तो अच्छी खासी लगाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, लेकिन श्रम के मामले में वो पीछे हैं। श्रम उनके पास उतना नहीं है, लेकिन फिर भी वो डेवलपिंग कंट्रीज से आगे हैं क्योंकि वो जो काम आदमी करता वो काम वो मशीन के तौर पे उससे जल्दी करवा सकते हैं। क्योंकि भाई अगर उनके पास मैन पावर नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको जो है काम करना पड़ेगा। तो वो काम कैसे करते हैं, वो टेक्नोलॉजी से, रोबोट के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मशीन्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स का, टूल्स का वो यूज़ करते हैं और इसलिए वो कम मानव श्रम होने के बावजूद वो अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त कर पाते हैं। तो जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप देखिए उत्पादन विधि में भी लागू हो रहा है, वो आपका श्रम पूंजी के विनियोग की मात्रा में भी लागू हो रहा है। क्योंकि जिस देश के पास अच्छा पैसा होगा वो ज़्यादा पूंजी लगाएगा और ज़्यादा पूंजी लगाने का मतलब है कि उसके पास पैसा है तो ज़्यादा मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स भी वो यूज़ कर पाएंगे।
लेकिन श्रम की जब हम बात करते हैं तो चीज़ें जस्ट अपोजिट हो जाती हैं। श्रम इस प्रकार के जो ज़्यादा पैसे वाले देश हैं वह थोड़ा अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो मानव श्रम थोड़ा सा वहाँ कम है, लेकिन टेक्नोलॉजी हाई वहाँ पे है। और बहुत सारी ऐसी खेती होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम बागानी खेती पढ़ेंगे, जिसमें बागान लगाए जाते हैं, चाय के बागान, मसाले के बागान, उसमें बहुत ज़्यादा जो है पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चौथे बेस पे चलते हैं, कृषि उत्पादों के उपभोग का ढंग। ये भी बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। हम जो प्रोडक्शन प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारा उत्पाद बन रहा है, या कह सकते हैं जो हमें फसल प्राप्त हो रही है, सरल शब्दों में कहें तो उसका यूज़ हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का, या कह सकते हैं कि हाईली पॉपुलेटेड और लो पॉपुलेटेड कंट्रीज़ के रूप में भी हम पढ़ सकते हैं इसको। जो देश ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अधिक है, तो जब पॉपुलेशन अधिक है तो वो बेसिकली निर्वहन वाली कृषि कर रहे हैं। जितना प्रोडक्शन उनको वहाँ के किसान कर रहे हैं वो अपने ही यूज़ के लिए कर पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बेच नहीं पा रहे हैं। इससे क्या उत्पाद का उपभोग कैसे हुआ? उत्पाद का उपभोग किसान ने अपने ही यूज़ के लिए कर लिया, थोड़ा बहुत जो बचा उसको बेच दिए। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बेच पाए उस चीज़ को। लेकिन जो हमको पता है कि जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जो लो पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, लो पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप देखिए बिल्कुल विपरीत बात है। वहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन तो उनको भी अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी कम है कि वो उस चीज़ को बाहर भेज रहे हैं, तो उससे काफ़ी उनकी अर्निंग भी हो रही है। इसको आप इस एग्ज़ाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं अक्सर इस एग्ज़ाम्पल की चर्चा करता हूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है और पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन 57.9 करोड़ के आसपास है, और नॉर्थ अमेरिका में यूएस की पॉपुलेशन जहाँ तक मुझे याद है 32 करोड़ के आसपास है। तो आप देखिए एक पूरे कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन से अधिक पॉपुलेशन है अकेले इंडिया की, और यूएसए से की तो बहुत कम है इंडिया से। कहाँ 32 करोड़, कहाँ 130 करोड़, कोई मैच ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है पॉपुलेशन में दोनों देशों में। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अधिक होगी वहाँ कुछ बच ही नहीं पाएगा, किसान अपने ही यूज़ में वो ले लेगा उत्पाद को। लेकिन जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, प्रोडक्शन अच्छा है, तो वो थोड़ा बहुत अपने लिए रख लेंगे, लेकिन बाकी जो चीज़ें बचेंगी उसका वो कह सकते हैं कि बेचेंगे उसको, उससे काफ़ी उनकी अच्छी अर्निंग भी होगी। अब पांचवा हम लोग का पॉइंट भी ऐसा ही कुछ है, कृषि में सहायक यंत्र एवं उपकरण तथा आय। तो यहाँ भी वही पैसे की बात हर जगह है कि जहाँ के किसान धनी होंगे, जहाँ के जो देश धनी होगा, जो डेवलप्ड देश होगा, वहाँ पे क्या है अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, अच्छे अच्छे उपकरण यूज़ होंगे, और उन किसानों की जो रहने की कंडीशंस हैं वो बेहतर होंगी इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज़, जो थोड़ी पुअर कंट्रीज़ हैं। अगर हम यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे देशों से कंपेयर करें तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उनकी रहने की कंडीशंस में हमें चेंज देखने को मिलेगा। बहुत सारी अलग अलग तरह की हमें फैसिलिटीज़ वहाँ देखने को मिलेंगी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो इस प्रकार से पैसे से सब मिला जुला के अगर आप देखें तो पैसे का ही यहाँ पे पूरा खेल हमें नज़र आ रहा है। जो जिस देश के पास पैसा है उसकी उत्पादन विधि अच्छी होगी, वो हाईली टेक्नोलॉजी से युक्त मेथड्स को यूज़ करेगा, और जिसके पास पैसा कम है या जो डेवलपिंग कंट्री है वो ऐसा नहीं कर पाएगा। पूंजी की मात्रा अधिक कौन सा देश लगा पाएगा? पूंजी की मात्रा अधिक जो हमारा डेवलप्ड है वो लगा पाएगा। उत्पादों का उपभोग ज़्यादा कौन करेगा? अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि उत्पादों का खुद उपभोग जो थोड़ा गरीब देश है वो ज़्यादा करेगा, या कह सकते हैं जो डेवलपिंग है, क्योंकि उसके पास पॉपुलेशन अधिक बहुत हो जाएगी। ज़्यादातर केसेस में हम ये देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉपुलेशन जो होती है वो डेवलप्ड की अपेक्षा थोड़ा अधिक ही होती है, और अच्छे मशीन्स, अच्छे टूल्स, अच्छी रहने की दशाएं,
ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी लगाना, अच्छी अच्छी मेथड्स का यूज़ करना, अच्छी अच्छी मशीनरी का यूज़ करना, ये सारा काम कौन कर पाएगा? ये सारा काम अगर हम पूरा ओवरऑल सारांश देखें आज के इस लेक्चर का, तो वो वही कर पाएगा जिस देश के पास अच्छा पैसा होगा। तो इससे आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर आपको एक बस आप चीज़ को पकड़ें, पैसा और देश का डेवलप्ड या डेवलपिंग होना, देश का अमीर या गरीब होना, इसी अगर आप एक बात को दिमाग में रखेंगे तो ये पांचों आधार आप आसानी से ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बुक मत पढ़िए, बुक में दिया हो तो देख लीजिए, लेकिन बुक से आप सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जितना बुक में लिखा है उससे अच्छा आप खुद लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हो गया ये 5 आधार। इस 5 आधार को आप थोड़ा इस तरीके से याद कर सकते हैं। CMLCT, CMLCT का क्या मतलब होता है? कॉम्बिनेशन, मेथड, लेबर, कंजम्पशन एंड टूल्स। मतलब कि मैंने क्या किया कि पांचों आधारों का जो मेन टर्म था उसको एक जगह नोट कर दिया। इससे थोड़ा याद करने में सुविधा हो जाती है, नहीं तो पांचों को याद करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो ये 5 आधार हो गए। उम्मीद है आप लोगों को आधार बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे सभी 13 प्रदेश के नाम आ रहे होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। ये पेज में लिखे गए हैं। चलवासी पशुचारण प्रदेश, व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश, चावल प्रधान गहन निर्वहन, चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश, व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, निर्वहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश, विशिष्ट सब्जी व फलोत्पादन कृषि प्रदेश। इन सभी के जो इंग्लिश टर्म्स हैं, जब हम लोग अलग अलग प्रदेशों का डिटेल में स्टडी करेंगे तो इंग्लिश टर्म्स भी हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में भी काफ़ी जो बोरिंग हो जाता है ज़्यादा लंबा, इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस टॉपिक को 2 से 3 पार्ट में कवर करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे हम लोग आगे की चीज़ों पर बात करेंगे।